हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश चैप्टर जो है 1.2 और इसका नाम है ऑन सेइंग प्लीज और इसे लिखा है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने। और आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन हिट करिए ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक बटन हिट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए पहले ऑथर के बारे में एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था पिछले वीडियो में, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर है इस लेसन के ऑथर और ये बॉर्न हुए थे चैम्सफोर्ड में एसेक्स इन 1865। और इनका जो करियर है वो एज अ जर्नलिस्ट इन्होंने स्टार्ट किया था। एट द एज ऑफ 37 इन्हें एडिटर के तौर पर अपॉइंट किया गया था डेली न्यूज लंदन में। और ये अपना राइटिंग्स और आर्टिकल्स और स्टोरीज लिखते थे और उनका अंडर पेन नेम होता था अल्फा ऑफ द फ्लो। और इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस अलग अलग कई सारे न्यूज़पेपर्स में दिए, जैसे डेली न्यूज़, द मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज़, एक्सेट्रा। और इनके जो एसेज है ये बहुत ही एलिगेंट, ग्रेसफुल और ह्यूमरस होते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आता था, सिंपल लैंग्वेज में हुआ करते थे। और इनके जो कई सारे बेस्ट राइटिंग्स है उनमें से कुछ है द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर, मैनी फरोज एंड लिव्स इन द विंड। तो ये उनके कई सारे फेमस बेस्ट नोन राइटिंग्स है। और उनका एक जो स्पेशलिटी है, जो उनके एबिलिटी है उनके ऐसे में जो हमें देखने को मिलता है, वो है उनकी बेसिक ट्रूथ्स ऑफ लाइफ जो वो हाईलाइट करते हैं अपने ऐसे में बहुत ही सिंपल और एक अम्यूजिंग मैनर में, जहाँ पर हमको पढ़कर मजा भी आता है और कई सारे चीज सीखने को भी मिलते हैं जो हमारे एवरीडे लाइफ में हम यूज करते हैं, जैसे मॉरल वैल्यूज है, मोरालिटी है, क्यों यूज करना है वगैरह ये सब चीज। और फिर इस चैप्टर में ये पॉइंट आउट करते हैं द वैल्यू ऑफ गुड मैनर्स, कैसे हमारा जो गुड मैनर्स है हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से हमारा लाइफ आगे बढ़ता है और क्या इम्पोर्टेंस है हमारी कर्टसी का, काइंडनेस का, पोलाइटनेस का हमारे डेली बिहेवियर में। तो ये सब चीज हाईलाइट हो रहे हैं इनके इस ऐसे में, इस लेसन में। और ये भी शो कर रहे हैं कि जैसे पोलाइट स्पीच और जो गुड मैनर्स होते हैं, ये सारा जो एटमॉस्फेयर होता है हमारा बहुत ही स्वीट और बहुत ही अच्छा बना देता है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। और जबकि आप अगर वही डिसकर्टसी और इल मैनर्ड के तरीके से बिहेव करोगे, मतलब बदतमीजी करोगे और अच्छे तरीके से बात नहीं करोगे पोलाइटली, तो आपका सारा एटमॉस्फेयर होता है वो स्पॉइल हो जाता है और पोल्यूट हो जाता है। और आप सही तरीके से मतलब जिंदगी गुजार नहीं सकते, वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे और फाइट्स होंगे वगैरह। तो इस चैप्टर में इन्होंने यही सब चीज हाईलाइट किया है। तो हम पार्ट 1 में देख चुके थे किस तरीके से इनका कहना था कि प्लीज और थैंक यू वर्ड्स को यूज करने से लाइफ मशीन की तरह बहुत ही स्मूथ चलने लगती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं वो क्या हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। फिर ऑथर कहते हैं, आई शुड लाइक टू फीचर इन दिस कनेक्शन माई फ्रेंड द पोलाइट कंडक्टर। तो यहाँ पर ये ऑथर जो है एक अपने फ्रेंड के बारे में बताना चाह रहे हैं और वो फ्रेंड है उनका एक पोलाइट कंडक्टर, जिन्होंने जिन्हें उन्हें बस में जो उन्हें मिले थे और उनका जो एक कैरेक्टर था, जो उनका रवैया था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पोलाइट था। और आज वो हमारे साथ यहाँ शेयर कर रहे हैं इस ऐसे में। That by this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally. On the contrary, I am disposed to think that there are few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors do. तो कहते हैं यहाँ पर मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं सारे दूसरे कंडक्टर्स को डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ या पार्शियल कर रहा हूँ या सिर्फ कोई एक बंदे को ही मैं पोलाइट बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट उनका जो एक उनका जो मिलना था एक कंडक्टर से, उनका जो एक्सपीरियंस हुआ वो यहाँ पर वो शेयर कर रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो फ्यू क्लासेस ऑफ मेन होते हैं वो अपना हमेशा यही चाहते हैं कि जो बस कंडक्टर्स होते हैं उनका काम ऐसे ही होता है, चिल्लाना पुकारना या अच्छा बिहेवियर, रूड बिहेवियर होता है इस तरीके से। बट यहाँ पर वो अपने सिर्फ एक एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं।
फिर वो कहते हैं here and there you will meet an unpleasant specimen who regards the passengers as his natural enemies, as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and aggressive manner. तो कहते हैं यहाँ वहाँ आप अगर जाओगे तो आप ऐसे लोगों से मिलोगे, ऐसे अनप्लेजेंट लोग से मिलोगे जो यही उनका मानना होता है कि जो पैसेंजर्स होते हैं वो कंडक्टर्स के नेचुरल एनिमीज होते हैं, मतलब दुश्मन होते हैं, नेचुरल दुश्मन। क्यों? क्योंकि उनका मेन पर्पस होता है कि बस में चढ़ना और उन्हें चीट करना, मतलब जैसे बिना टिकट के चढ़ जाना या फिर उतर जाना, टिकट को नहीं लेना, नहीं कटवाना, इस तरीके से। और who can help who can only be kept reasonably honest by a loud voice and aggressive manner। फिर ऑथर कहते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे जो एनिमीज होते हैं, ऐसे जो चीट करते हैं बस में चढ़कर कंडक्टर्स को, उनको जो सही तरीके से रखना है या जो उनके ऊपर जो रवैया करना चाहिए वो होता है लाउड वॉइस और एन एग्रेसिव मैनर। अगर इस तरीके से कंडक्टर उनसे पेश आए तो उनको वो सही से पकड़ सकते हैं और उनको इसे चीट करने से रोक सकते हैं। तो इसलिए वो कई सारे कंडक्टर्स इस तरीके से बिहेव करते हैं। देन वो बोलते हैं बट दिस टाइप इज रेयर देन इट यूज्ड टू बी। बट वो कहते हैं ऐसा हमको हर जगह देखने को नहीं मिलता, ये बहुत रेयर केसेस है। I fancy the public owes much to the Underground Railway Company, which also runs the buses, for insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care that standard is observed. फिर कहते हैं एक अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी है जो अपना के अब सिर्फ अपना बसेस रन करते हैं, बट ये भी रूल्स और रेगुलेशंस है कि वो अपने जो सिविलिटी जो जो सर्वेंट्स है उसमें वो बराबर से ध्यान रख रहे हैं या नहीं, किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब चीज भी ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इन डूइंग दिस इट नॉट ओनली मेक्स थिंग्स प्लेजेंट फॉर द ट्रैवलिंग पब्लिक बट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट सोशल सर्विस। तो वे कहते हैं कि अगर ऐसा होता है कि कोई कंपनी जो है रेलवे या ट्रांसपोर्ट की जो अब सर्विस प्रोवाइड करने के साथ साथ ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि उनके जो सर्वेंट्स है वो किस तरीके का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, पैसेंजर्स को, तो ये एक तरीके का प्लेजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ट्रैवलिंग के लिए, पब्लिक के लिए, और बहुत ही अच्छा सोशल सर्विस भी यहाँ पे परफॉर्म होता है। फिर आगे वो कहते हैं इट इज नॉट देयरफॉर विद एनी फीलिंग ऑफ अनफ्रेंडलीनेस टू कंडक्टर्स एज अ क्लास दैट आई पे ट्रिब्यूट टू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दैट क्लास। अगेन वो यहाँ पर कहते हैं कि ये अनफ्रेंडलीनेस मेरा नहीं है कंडक्टर्स के प्रति या वो क्लास के प्रति, सिर्फ ऐसा एक ट्रिब्यूट कि मैं सिर्फ ट्रिब्यूट एक ही कंडक्टर को पे कर रहा हूँ। ये तो सिर्फ मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मैं एक कंडक्टर के आमने सामने हुआ और उनका एक्सपीरियंस जो मेरे साथ रहा मैं वो वही यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। I first became conscious of his existence one day when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket। तो कहते हैं पहली बार मैं कॉन्शियस हुआ, मतलब ऑब्जर्व किया या जाना कंडक्टर को, जब मैंने एक बार बस में चढ़ा और ये देखा कि मेरे पास मेरे पॉकेट में कोई मनी है ही नहीं, कोई पैसे है ही नहीं, और मैंने अपना वॉलेट घर पर छोड़ आया था। And everyone has had the experience and knows the feeling, the mixed feeling which the discovery arouses। और कहते हैं ये एक्सपीरियंस तो हर एक लोगों के साथ हुआ होगा, आप भी एक्सपीरियंस किए होंगे, और आपको पता होगा किस तरीके की मिक्स्ड फीलिंग आती है जब आपको पता चलता है कि आप बस पर चढ़ चुके हो और आपके पास फेयर पे करने के लिए कोई पैसा जेब में है ही नहीं। At the time you are annoyed because you look like a fool at the best and like a knave at the worst। और तब आपको एक बहुत ही गिल्टी फील होता है, बहुत बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि आप एक बेवकूफ की तरह भी लगते हो और एक नेव मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन की तरह भी लगते हो कि आप शायद झूठ बोल रहे होगे, ऐसा कुछ। तो फिर you would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say yes I know that late old trick। और फिर अगर कंडक्टर आपके पास आ जाता है और आपके पास पैसे नहीं होते देने के लिए, तो ये सरप्राइज मत होना कि कंडक्टर ऐसे बोलेगा कि हाँ ये सब पुरानी सुरानी कहानी या ट्रिक मेरे साथ मत मेरे से मुझसे मत बताओ, ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है। तो क्योंकि कंडक्टर का एक्सपीरियंस ही ऐसा हुआ है, कई लोग उनके साथ ऐसा करते हैं, तो वो
ऑनेस्टली आपका बात नहीं मानने वाले। तो आपकी जो फीलिंग यहाँ पर होगी एक मिक्स तरीके की फीलिंग होगी। Now then off you get. And even if the conductor is good fellow and lets you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement. Then वो कहते हैं ऑथर कि अगर सरप्राइजली कौन कंडक्टर आपको देख लेता है और आपके पास टिकट नहीं है और आपके पास पैसे भी नहीं है और वो कहता है कि आप कोई अपनी पुरानी स्टोरी मत सुनाओ, और फिर वो आपको वहां से नीचे उतरने को भी कह सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और अगर वो अच्छा कंडक्टर है, अगर आपको अच्छे से कोई दूसरे स्टॉप पर उतार भी देता है इज्जत से विदाउट इंसल्टिंग यू, तो भी आपके पास बहुत सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप, क्योंकि आपको वापस से अपने घर या अपने प्लेस जाना है, और जो वो इनकन्वीनियंस आपको होगा, जो आप ट्रेन मिस कर दोगे या फिर आप अपने ऑफिस के टाइम पर नहीं पहुंच पाओगे, आपका जो मीटिंग्स होगा, आपका जो एंगेजमेंट्स होगा, मीन्स मीटिंग होगा आपका, या जो काम होगा जो आपने कमिटमेंट किया होगा टाइम पे पहुंचने का, वो आपका वहां पर मिस हो जाएगा। और गोइंग बैक जाने के लिए भी आपको कुछ पैसे या फेयर की जरूरत होगी जो आपके पास वहां बिल्कुल नहीं था। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं कई बार। Then having searched my pockets in vain for stray coppers and having found I was utterly penniless, I told the conductor with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. फिर ऑथर कहते हैं कि मैंने बहुत सर्च किया पॉकेट में, बट एवरीथिंग वाज इन वेन, सब वेस्ट, क्योंकि एक स्ट्रे कॉपर भी मुझे नहीं मिला। यहाँ पर स्ट्रे कॉपर का मतलब है जो वो वहां पर कॉइन यूज करते थे अपनी कंट्री में, उनसे कॉपर कॉइन्स हुआ करते थे। तो कहते एक भी कॉइन मुझे वहां पर नहीं मिला मेरे पॉकेट में, और फिर मुझे ये पता चला कि मेरे पास एक पेनी भी नहीं है। पेनी अगेन उनके करेंसी का, उनके डॉलर का छोटा सा हिस्सा होता है एक पैसे के जैसा। और फिर उन्होंने कंडक्टर को ऑनेस्टली बोल दिया, जिस तरीके से जितना ऑनेस्ट अपना फेस बना सकते थे उस एक्सप्रेशन के साथ, कि मेरे पास पैसे पे करने के लिए है नहीं और मुझे वापस जाना होगा पैसे लेने के लिए। Oh, you need not get off. That's all right, said he. All right, said I, but I haven't a copper on me. Oh, I'll walk you through, he replied. Where do you want to go? तो ऑथर कहते हैं जब जैसे ही मैंने कहा कि मुझे वापस जाना है होगा पैसे लेने के लिए, तो कंडक्टर ने कहा, तुरंत उसने कहा कि आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, इट्स ऑल राइट। और फिर मैंने भी कहा कि ऑल राइट, बट मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, एक कॉइन भी नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। तो वो कंडक्टर कहता है ठीक है, मैं आपको आपका टिकट बना देता हूँ, आपको किधर जाना है। और फिर इस तरीके से उन्होंने अपने टिकट बनाकर अपने ऑथर को दे दिया। And he handled his bundle of tickets with the air of a man who was prepared to give me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong. तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि इस तरीके का जो उनका कैरेक्टर था, उनका जो रवैया था इनके साथ कंडक्टर का, ऐसा लग रहा था मानो वो दुनिया में कहीं भी जाने की टिकट उनके पास अवेलेबल है और वो वहां पे आपको दे सकते हैं। जैसे बैंक से लेकर हांगकांग, ये बैंक एक छोटा सा शहर का नाम है, और वहां से लेके हांगकांग तक का जाने का टिकट वो आपको दे देंगे। इतनी खुशी, इतनी पोलाइटनेस, इतना काइंडनेस था उस कंडक्टर के फेस में, मानो ऑथर को इस तरीके से फील हुआ था। फिर I said it was very kind of him and told him where I wanted to go, and as he gave me the ticket I said, but where shall I send the fare? फिर उसने कहा कि बहुत ही काइंड हार्टेड कंडक्टर था, और फिर उसने उन्हें बताया कि उन्हें कहाँ जाना है, उसे टिकट भी मिल गया ऑथर को। और फिर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि मैं इसका फेयर जो है मैं आपको कहाँ पर भेजूं, अभी तो मेरे पास फिलहाल पैसे है नहीं, और जब मैं पैसे ले आऊंगा तो मैं आपको कहाँ भेजूं इस फेयर। तो कंडक्टर कहते हैं, ओह यू विल सी मी समडे, ऑलराइट, ही सेड cheerfully. He turned to go. तो कंडक्टर जवाब देते हैं कि अब तो मुझे कहीं ना कहीं किसी दिन देख ही लोगे, और इस तरीके से खुशी खुशी एक स्माइल रखते हुए वो अपने रास्ते चले गए, टर्न हो गए। And then luckily my fingers still wandering in the corner of my pockets lighted on a shilling and the account was squared. फिर कहते हैं कि ऑथर की जब तक मैं अपने पॉकेट में सर्च ही कर रहा था कि कॉर्नर में मुझे एक शिलिंग मिल गया। शिलिंग इज नथिंग बट अगेन a currency, a kind of currency,
जो उनके उस दौर पे चलता था, और वो कहते कि उस करेंसी, उस शिलिंग से मेरा टिकट फेयर हो गया, मतलब बांध दिया मैंने। और फिर बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर्ड एंड एन एक्शन हैड गिवन मी। वो कहते हैं वहां तो मैंने अपना फेयर पे कर दिया था, बाई चांस मुझे मिल गया लकीली, बट वो जो एक ग्लो ऑफ प्लेजर मेरे ऊपर आया, मेरे चेहरे पे आया इस काइंड हार्टेड कंडक्टर को देखकर, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। फिर वो कहते हैं फ्यू डेज आफ्टर माई मोस्ट सेंसिटिव toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. I looked up with some anger and more agony and saw my friend of the cheerful countenance. Sorry, sir, he said. फिर ऑथर कहते हैं कुछ दिनों बाद, फिर वो जब ट्रैवल कर रहे थे बस से, किसी ने उन्हें उनके पैरों पर कुचल दिया जोर से, और वो तभी वहां पर सीट पर बैठकर पढ़ रहे थे एट द टॉप ऑफ द बस। और फिर वो ऊपर देखते हैं बहुत ही गुस्से और बहुत ही पेन से, क्योंकि उनका पैर कुचलाया हुआ रहता है वहां पर। और वो देखते हैं कि वो उनका वही चेयरफुल फ्रेंड कंडक्टर होता है, और वो कंडक्टर कहता है सॉरी सर, क्योंकि उन्होंने गलती से पाँव कुचल दिया था। I know these are heavy boots. I got them because my own feet got trod on so much and now I'm treading on other people's. तो कंडक्टर सॉरी सर कहने के बाद फौरन कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरे बूट्स बहुत हेवी है, मैंने इसे इसलिए लिया है क्योंकि मेरे भी पाँव बहुत कुचले जाते थे, और आज देखो मैंने किसी और का पैर कुचल दिया है। और फिर वो कहते हैं होप आई डिड नॉट हर्ट यू सर, कि मैंने आपको कोई चोट तो नहीं पहुंचाया। तो ऑथर कहते हैं he had hurt me but he was so nice about it that I assured him he hadn't. ऑथर कहते हैं मुझे हर्ट तो बहुत हुआ था, बहुत चोट तो लगी थी, बट उनका जो कैरेक्टर जो पिछले बार भी था इतना अच्छा था, और उसको देखते हुए मैंने उन्हें अश्योर किया कि नहीं, मुझे कोई हर्ट नहीं हुआ है। After this, I began to observe him whenever I boarded his bus and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing. फिर ऑथर कहते हैं इसके बाद से मैंने उन्हें, उस कंडक्टर को ऑब्जर्व करना शुरू करा, किस तरीके से वो वोट करते हैं, बस में चढ़ते हैं, उतरते हैं, या लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उनका जो एक गुड नेचर है उनको मैं ऑब्जर्व करने लगा उसके बाद से। Then he seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift of making his passengers comfortable. तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं जब मैं ऑब्जर्व करना शुरू किया तो मुझे ये मालूम पड़ा कि उनके पास एक इनएग्जॉस्टेबल फंड है, मतलब कभी नहीं खत्म होने वाली पेशेंस और गिफ्ट है उनके अंदर, जिससे वो अपने पैसेंजर्स को बहुत ही कंफर्टेबल फील कराने की सोचते रहते हैं हमेशा। And I noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside. और जब कभी बारिश हो जाए या रेन स्टार्ट हो जाए तो वो फटाफट देखते थे ऊपर जाकर कि कहीं पर कुछ जगह हो तो लोगों को नीचे रूम इनसाइड, नीचे के डेकर में जगह है वहां पर आकर शेल्टर ले लो करके वो हमेशा हमेशा गाइड किया करते थे। एंड विथ ओल्ड पीपल ही वॉज एज कंसिडरेट एज अ सन एंड विथ द चिल्ड्रन एज सॉलिसिटस एज अ फादर। और जब कोई ओल्ड सिटीजन आ जाए, ओल्ड पीपल आ जाए एज ए पैसेंजर, तो वो उन्हें अपने, वो उनके साथ एक बेटे जैसा पेश करते थे, और जब बच्चे आते थे छोटे तो उनके साथ एक पिता या फादर जैसे पेश करते थे और ऐसे केयर किया करते थे। Then he had evidently a peculiarly warm place in his heart for young people and always indulged in some merry jest with them. और जब वो कोई यंग पीपल को मीट करते थे, उनसे मिलते थे, उनसे बात करते थे, तो एक उनके अंदर एक बहुत ही वार्म हार्टेड प्लेस था, और वो सब लोगों के साथ घुल मिलकर जोक्स क्रैक करते थे, वेरी जस्ट हैप्पी ह्यूमरस लाइंस एंड जोक्स क्रैक करके हंसी खुशी रहते थे। Then if we had a blind man on board, it was not enough to set him down safely on the pavement. He would call to Bill in French to wait while he took him across the road or round the corner or otherwise safely on his way. और फिर ऑथर कहते हैं कि ऐसे ऑब्जर्व करते हुए मुझे ये भी पता चला कि कभी अगर उनके बस में कोई ब्लाइंड मैन, एक अंधा मैन पैसेंजर चढ़ जाए, और तो उन्हें सिर्फ सीट नहीं देते थे, बट उन्हें सीट देने के बाद उनकी कंफर्टेबिलिटी को देखते थे, फिर उनके उनको सेफली पेवमेंट में, मतलब उनके उनका जो स्टॉप होता था वहां पर उतार देते थे, और उतना ही नहीं कि उतार कर छोड़ देते थे, बट वो बिल, मतलब जो ड्राइवर है, उनको वेट करने को कहते थे और उनको रोड भी क्रॉस करवा कर देते थे।
और अगर नहीं रोड नहीं क्रॉस करना है तो जहाँ पर उनको जाना है उस रास्ते तक उन्हें सेफली छोड़कर फिर आ जाया करते थे। In short, I found that he irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि ये सारी चीज जो देखा मैंने, जो एक कर्टसी, एक नेचुरल कर्टसी, एक जो गुड मैनर्स इस कंडक्टर के अंदर था, और जो ये शो कर रहे थे, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता था उनकी काइंडलीनेस से, उससे जर्नी मानो इतना अच्छा हो जाता था और इतने अच्छे लेसन हमको सीखने को मिलते थे। जैसे हम गुड मैनर्स क्या होते हैं और नेचुरल कर्टसी, काइंडनेस, पोलाइटनेस क्या होता है, ये सब सीखने को मिलता था। तो इस तरीके से वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे ऑथर, जहाँ उन्होंने एक बहुत ही कर्टियस कंडक्टर से मिला और उसके बाद उन्होंने उन्हें ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और उन्हें इतनी सारी चीजें मालूम पड़ी और सीखने को भी मिली। तो ये पार्ट 2 हम यहीं पर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको पार्ट 2 समझ में आया होगा इस चैप्टर का। आई होप दिस वीडियो वाज आल्सो इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर शेयर हिट करिएगा, एंड विल बी बैक सून विद द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।